ओके। अच्छा, इनिशियल मैं ना कुछ ये रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग मेरे साथ चलते हो ना, जस्ट एक लेक्चर में आना, अटेंड करना और फिर उसे इसलिए छोड़ के चले जाना कि चलो बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, वहां से देख लेंगे। तो जैसे जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे, उसी आस में होते हैं कि चलो बाद में रिकॉर्डिंग ले लेंगे और वहां से देखेंगे। तो इसलिए मैं कुछ क्लासेस तक जो है ना रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, एट द एंड शेयर करूंगा। अब हम एक स्टेप जो है, जो कर चुके हैं वो वाइंड अप कर लेते हैं अभी। इंट्रोडक्शन टू एंसिबल, आप आर्किटेक्चर कह सकते हो इसे, वो पढ़ लिया हमने। देन हमने हाउ टू सेटअप लोकल लैब ऑन RHEL 8.2, ये डन हो गया। तीसरा पॉइंट हमने हाउ टू इंस्टॉल, बल्कि ये तो इसी में हम कंक्लूड कर सकते हैं, एंड इंस्टॉल एंसिबल ऑन कंट्रोलर नोड। तो ये दो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं इनको जो है यहाँ पे डन कर देता हूँ कि ये काम हो गया, और एक ये काम। अब आज का तीसरा सेशन है जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि एडहॉक कमांड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर टू मूव ऑन एडहॉक कमांड, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार हमारे पास एक कंट्रोलर नोड है जो कि समथिंग लाइक विल एक्ट एज सर्वर, और दूसरा हमारे पास मैनेज नोड्स हैं, एक्ट एज डेस्टिनेशन क्लाइंट और सिस्टम्स नीड्स टू मैनेज। अब यहाँ पे एक और फाइट होती है कि यार ठीक है, दीज आर टू कॉन्सेप्ट्स एज पर एंसिबल स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर हमने उसका पढ़ा कि कैसे काम करेगा। फाइट ये कि कम्युनिकेट बात कैसे करेंगे एक दूसरे से, हम ये कैसे कंसिडर करेंगे कि ये हमारे अब मैनेज नोड्स हो गए हैं। अभी तो जस्ट एक टर्म है, एक नाम हमने दे दिया है कि दीज आर सम ऑफ मशीन्स दैट विल बी आर मैनेज नोड्स एंड दिस वन इज द मशीन दैट विल बी आर कंट्रोलर नोड। बट हमने ये कहीं डेफिनेशन नहीं की, कहीं बताया नहीं है, जस्ट हमने इंस्टॉलेशन की है। तो अब हमने बताना है, ये डेफिनेशन करनी है कहीं पे, यार ये मेरा कंट्रोलर नोड है और ये मेरे मैनेज नोड्स हैं। और जो बताना है ना, बताने का एक मेथड ये है कि जिस सिस्टम पे आपने एंसिबल इंस्टॉल किया है, उस सिस्टम में कहीं पे आप ये भी बता दोगे कि यार आप इंस्टॉलेशन तो मैंने कर ली है, बट अब तुमने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम कुछ करना चाहते हैं, जो हम टास्क प्ले करना चाहते हैं, वो किन सिस्टम्स पे करोगे। तो डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट्स और सिस्टम्स ऑन कंट्रोलर नोड, ये काम करना है। तो ये कैसे होगी, एक फाइल होती है इन्वेंट्री के नाम से। मैंने फर्स्ट सेशन में आपसे बड़ा डिटेल बात की थी कि हम इन्वेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसे किसी और कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं, ऑपरेशंस के लोग उसे किसी और तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन एनसीबल में इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम्स जिन पे एक्चुअली आपने टास्क पुट करने हैं, वो सिस्टम हो सकते हैं, वो आपके राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं,
एवरीथिंग जिस पे आपने टास्क प्ले करना है, जिसके डेस्टिनेशन जो जहाँ पे काम होना है एक्चुअली, तो उनकी जो डेफिनेशन है वो एक इन्वेंटरी फाइल में होगी। तो हमने क्या करना है, मेंटेन करनी है इन्वेंटरी फाइल। अच्छा, तो ये मेरा वो कंट्रोलर नोड है जो लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था। लेट मी लॉग इन टू दिस पीसी। इसमें जो रिव्यू है, पिछले पहले दो सेशंस हमने किए हैं। हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर रखा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एंसिबल का काम क्या है, एंसिबल का जो मार्केट में आने का मकसद है, लोग इससे क्या बेनिफिट उठा रहे हैं, जो सिस्टम एडमिन के लोग हैं या ऑपरेशंस के जो लोग हैं वो कैसे इसको अप्लाई करते हैं अपने इंफ्रा में। एक तो हमने ये सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग की थी। और दूसरा जो सेशन हमारा रहा है, उस सेशन में हमने दो RHEL 8.2 की मशीन्स, उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ये दो मशीन जो हमारे सामने नज़र आ रही हैं मुझे, इसको भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ विद रूट अकाउंट। तो ये दो वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल की थी। इन दोनों वर्चुअल मशीन में से एक वर्चुअल मशीन पे हमने रेड हैट की रिपोजिटरी को इनेबल किया था और फिर एनसिबल को इंस्टॉल किया था। और इस पे हमने लोकल जो डीवीडी हमारी RHEL 8 की होती है उसके थ्रू हमने क्या किया था, हमने इस पे लोकल रिपोजिटरी सेट की थी। अब ये रिपोजिटरी क्या चीज़ है, ये बाद की बातें, बट हमने ये टास्क किए थे। तो अब आज का जो दूसरा हम ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं वो ये है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने किन सिस्टम्स को मैनेज करना है, कहाँ पे ये डेफिनेशन करेंगे। तो हमने अभी तक ये सीखा कि कोई इन्वेंट्री फाइल बनती है जिसमें हम जाके डेफिनेशन करते हैं। तो मैं जिस सिस्टम पे अवेलेबल हूँ जो कि मेरा कंट्रोलर नोड है, अभी मैं उस सिस्टम पे डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ केसेस, बल्कि इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट आपके पास उस सिस्टम की नॉर्मली एक्सेस डायरेक्टली नहीं होती। यू नीड सम टर्मिनल इमुलेटर्स। RSCSA के कोर्स में हम टर्मिनल इमुलेटर्स पे काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। तो टर्मिनल इमुलेटर लिनक्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन विंडोज़ के लिए पुटी या पटी के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ अपने सिस्टम की फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इन सिस्टम्स को थ्रू टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। जो सबसे पुराना लेगेसी सॉफ्टवेयर है और आज तक चला आ रहा है और लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये है पटी का सॉफ्टवेयर। जैसे ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इसे एक दफ़ा कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे इस पर नेटवर्क इनेबल करना होगा, जो कि लास्ट टाइम हमने इनेबल कर लिया था। IPAS, IP एड्रेस शो। इससे हम देखेंगे कि सिस्टम का IP क्या है। तो ये IP ENS 160 इस नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी, उसको मिला है थ्रू DHCP। मैं इस IP को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने इस टर्मिनल इमूलेटर जो कि पटी है, जो कि विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड मैंने किया है, उस पर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 22 पोर्ट पे ये इनेबल होता है। इसमें एक और मैंने काम किया है, थोड़ी कस्टमाइजेशन की है, कि मैंने यहाँ पे किया है यूज सिस्टम कलर्स। अपीयरेंस में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको थोड़ा चेंज करके इसका फॉन्ट 16 कर लिया है। बाकी कोई और फॉन्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने डिफ़ॉल्ट रहने दिया। फिर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट मैं इन दो चीज़ों को ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और फिर सेशन में आके मैंने कहा कि यार, इस कंप्यूटर का नाम, ये जो सेटिंग मैंने की है, ये हमेशा सेव रहे। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम ही कॉपी करके उधर से नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रख दिया इसका नाम कंट्रोलर, ताकि मुझे IP भी याद रहे कि कंट्रोलर का IP क्या है। और मैंने इसके सामने ये लिख दिया। इसे सेव का बटन दबा देते हैं यहाँ से, तो ये सेव हो जाएगा। ये मैं जैसे इसे ओपन करूंगा और ये फौरन मुझे कनेक्ट कर देगा। मैं रूट के यूजर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। और
पासवर्ड जो हमने इसका रखा था उस दिन वही पासवर्ड है, क्योंकि मैंने उस टाइम रेड हैट रखा था। तो इस तरीके से ये मेरे सामने एक मशीन आ गई। इस मशीन का नाम भी देख लेते हैं। नाम देखने के लिए आसान सी कमांड है, होस्ट नेम। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो पट्टी का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे भी होस्ट नेम देखें तो वही आ रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पे कनेक्ट कर सकते हैं पट्टी के सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें मजीद आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है जो कि नॉर्मली लोग नेटवर्क साइट पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिक्योर CRT। इसमें यहाँ पे मैं जो नॉर्मल लैब अपने लिए करता हूँ, इस पे काम कर रहा होता हूँ। इसमें कुछ मैंने सेशन सेव किए हैं। कैसे आप कर सकते हैं ये, यहाँ से जस्ट जाके आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप कनेक्ट कर लें, बल्कि नहीं, यहाँ पे सेशंस पे जाएं और यहाँ पे कहीं आ रहा होगा न्यू सेशन। इसमें ये सिक्योर CRT प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करेगा, SSH वर्जन 2। नेक्स्ट करें और आप यहाँ पे IP डाल दें जो होस्टनेम का IP है। फायरवॉल अभी मैंने कुछ नहीं करना है इसके साथ। यूज़र नेम में लेट से रूट डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे कहता है कि FTP का सॉफ्टवेयर भी आपने इसके साथ चलाना है, तो ये जो सिक्योर CRT की FTP को भी सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है चलने दो। अब वो कहता है इस सेशन का नाम क्या रखना है। तो मैं इसके सामने अपनी जस्ट मेमोरी के लिए इसका नाम कंट्रोलर रख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है इस तरीके से कि ये भी मेरा कंट्रोलर। इस डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिख सकता था, इसे फिनिश कर देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक राइट क्लिक करूँगा और सभी को क्या करूँगा, कनेक्ट इन टैब्स। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये मेरे सामने टैब में आ जाएंगे जिस पे मैं काम करता रहूँगा। जैसे ये, इसको अगर कंट्रोल प्रेस करके आप माउस का जो स्क्रॉल है उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। बाकी ये जो मेरी मशीनें हैं ये अभी इस टाइम बंद है, तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुई है, अदरवाइज ये कनेक्ट हो जाती है। इनके पासवर्ड मैंने इसमें सेव करवाए हैं। तो ये भी एक वे है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। देन एक और सॉफ्टवेयर है मोबा एक्सट्रम के नाम से। ये भी काफ़ी सॉफ्टवेयर है मशहूर। इस सॉफ्टवेयर में भी आप ऐड कर सकते हैं सेशंस। जैसे ये सिक्योर CRT के सेशन इसने यहाँ से उठा लिए हैं खुद, क्योंकि ये भी एक टर्मिनल इमूलेटर ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप टूल्स में आ जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। सेशन में आए, मैक्रोज में आए, तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग टू कनेक्ट विद इट। जैसे मेरे पास ये है तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये इस कंट्रोलर है मेरे पास, और यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर सकता था या डुप्लीकेट सेशन भी कर सकता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट चूंकि मैंने वहाँ पे रूट का पासवर्ड दिया था, तो मैं यहाँ पे भी रूट का पासवर्ड दूंगा और ये मेरे पास लॉग इन कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें ये एक मास्टर पासवर्ड करता है, सेव कर लेता है अपने पास। उसका मतलब ये होता है कि यार आपने अगर मास्टर पासवर्ड दे दिया, जैसे आप कहते हो कि आपके पास कोई डायरेक्टरी है जिसका आपने मास्टर पासवर्ड रखा हुआ है, तो जब वंस यू हैव एंटर्ड योर मास्टर पासवर्ड, तो फिर आपके पास जो बाकी जितने भी सेशंस उसमें या आपने फाइलें रखी हुई हैं वो एक्सेसिबल हो जाती हैं। आपको बार बार खोलने के लिए पासवर्ड देने की जरूरत नीड नहीं होती। दिस इज समथिंग जो ये मैं यहाँ पे सेव करवा सकता हूँ। तो एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट मी फॉर माई मास्टर पासवर्ड एवरी टाइम, मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड डिफाइन नहीं करता कि मैं कोई पासवर्ड दूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप इसकी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, कि इन कंट्रोल और स्क्रॉल जो आपके माउस का होता है उसे हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ मेथड्स जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। इवन मेरे पास एक यूबंटू की मशीन है जिसे मैं नॉर्मली अपने नोट्स वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग द स्टडी। इस पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है टर्मिनल इमूलेटर। जीनोम टर्मिनल इमूलेटर इसमें इंस्टॉल है। इसके अलावा बेशुमार टर्मिनल इमूलेटर्स होते हैं, बट आई एम गोइंग विद दिस जो कि डिफ़ॉल्ट इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। एज पर एग्जाम आप कोशिश कीजिएगा कि कस्टमाइज चीज़ें ना करें, और आपकी आप प्रैक्टिस के लिए CRT यूज़ कर लें, चाहे पटी यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SSH और root@, जो मेरा IP है, IP यहाँ पे पेस्ट कर लिया, एंटर। और इसे मैं, ये इसकी की यहाँ पे परमानेंटली SSH में ऐड हो जाएगी, और ये मेरे पास इस तरीके से
सिस्टम एक्सेस हो गया जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। द थिंग इज दैट कि जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो मे बी यू कैन हैव योर लैपटॉप विद लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट। विंडोज़ का इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है कि जो ऑपरेशंस के लोग हैं उनके पास डायरेक्टली उनके सिस्टम पे लिनक्स का ही कोई ना कोई फ्लेवर इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप सिक्योर सी आर टी यूज़ करें, मोबाइल एक्सटर्म यूज़ करें और पटी यूज़ करें, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। और अगर आपके पास डायरेक्टली सिस्टम की एक्सेस है तो आप डायरेक्ट सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये सिस्टम है। अब जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि लेट्स से कि ये मेरे पास सिस्टम है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ सिस्टम का मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। तो कैट ए टी सी रेड एट रिलीज में जाके एक फाइल इसमें बाय डिफॉल्ट बन जाती है जहाँ पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन लिखा होता है। ये मैंने देख लिया और फिर मुझे दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि एनसिबल का वर्जन कौन सा है। तो एनसिबल हाइफन हाइफन स्पेस और वर्जन लिखेंगे अगर आप, तो ये आपको एनसिबल का वर्जन बता देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है वो ये है कि यहाँ पे इसने बताया है कि इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कहीं पे, वर्जन तो ये बता दिया 2.9.27, बट इसने बताया कि जब भी एंसिबल इंस्टॉल इसका सॉफ्टवेयर एंसिबल का हुआ तो ईटीसी में एंसिबल और एंसिबल डॉट सी एफ जी के नाम से एक फाइल है जिसमें इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। फिर एक जगह पे बता रहा है कॉन्फ़िगर्ड मॉड्यूल सर्च पाथ इज इक्वल टू रूट डॉट एंसिबल डॉट, रूट के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर डॉट एंसिबल के नाम से एक डायरेक्टरी है, तो उसमें ये मॉड्यूल्स के नाम से कुछ डेटा होगा। फिर यूएसआर शेयर एंसिबल और यहाँ पे जाके कुछ डेटा होगा। और उसके बाद वो बता रहा है कि जी एग्जीक्यूटेबल लोकेशन कहाँ पे, तो वो यहाँ पे बिन एंसिबल के नाम से जो हम ये एंसिबल का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो नॉर्मली बिन में ही होता है। फिर पाइथन का वर्जन बता रहा है कि 3.6.8 है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसने बताई है हमें। इससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास एंसिबल का वर्जन कौन सा है और मेरी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पे। बात कर रहे थे हम इन्वेंट्री की, कि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैंने किन सिस्टम्स के ऊपर काम करना है, एंसिबल को कैसे पता चलेगा। उसे बताने के लिए वो नीड टू मेंटेन वन इन्वेंट्री फाइल। तो अगर आप सी डी स्लैश ई टी सी और एंसिबल की डायरेक्टरी में चले जाएं, यहाँ पे एल एल करें, तो यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है विद नेम होस्ट, कैट होस्ट के नाम से। इस फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो इस फाइल में इसका डेटा मैंने देख लिया कंटेंट व्यू करके। तो सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, ये जो हैश के साथ जो सारी चीजें लिखी हुई हैं इसका मतलब ये होता है कि ये जब एंसिबल को इंस्टॉल किया गया तो ये चीजें हार्ड कोडेड थी इसके साथ, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये लिखी जा चुकी हैं और एग्जांपल के तौर पे उसने यहाँ पे भी रखी हुई हैं। तो सबसे पहले वो बताता है कि अनग्रुप्ड होस्ट के, अच्छा अब ये ग्रुप क्या चीज है और इसमें नेस्टेड ग्रुप्स क्या चीज है ये तो बाद में डिस्कस करते हैं। थिंग इज दैट कि इस फाइल में एक जगह पे कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में अनग्रुप्ड होस्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ होस्ट बिलोंगिंग टू द वेब सर्वर ग्रुप। ये एक वेब सर्वर का उसने ग्रुप बनाया है और फिर इसमें कुछ चीजें उसने कुछ होस्ट मेंशन किए हुए हैं। देन इफ यू हैव मल्टीपल होस्ट फॉलोइंग अ पैटर्न यू कैन स्पेसिफाई लाइक दिस। वो कह रहा है www और फिर यहाँ पे उसने एक रेंज डिफाइन की है .example.com, ये भी हम करके देखेंगे। फिर वो कहता है अ कलेक्शन ऑफ डेटा बेस सर्वर्स इन दी डीबी सर्वर ग्रुप। डीबी सर्वर के नाम से उसने एक ग्रुप बनाया और फिर इसमें मल्टीपल होस्ट डिफाइन किए। फिर वो कहता है जी हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ होस्ट रेंज, क्या आप होस्ट की रेंज भी दे सकते हो। द थिंग इज दैट के लिनक्स में जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आपको चीजें जो है सेल्फ एक्सप्लेन कर रही होती हैं, आपको बहुत ज्यादा आर एन डी की नीड नहीं होती। तो अभी इस होस्ट की फाइल को हमने खोल के देखा है तो इसमें बहुत सारी चीजें पहले से मेंशन्ड हैं। अब आपका दिल करे तो आप इस वाली फाइल को यूज कर लो या आप एक अलहदा से फाइल बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ये आप पे डिपेंड करेगा। दोबारा मैं यहीं पे
एल किया, जो कि लॉन्ग लिस्ट है। तो एक फाइल हमने PWD कर लेता हूँ मैं, तो उसी पाथ में जहाँ पे हमें अभी मैंने एनसिबल हाइफन वर्जन करके देखा उस जगह पे। ओके। तो अब एनसिबल करता ये है कि जब हम एनसिबल के थ्रू को टास्क को काम करने की कोशिश करें, तो उस टास्क को करने का एक सिंटेक्स है। मिसाल के तौर पे हम यूजर ऐड करते हैं, तो हम यूजर ऐड की कमांड चला चला देते हैं। क्योंकि हम CLI पे काम कर रहे हैं, तो एनसिबल का सॉफ्टवेयर की जो बाइनरी है, जो कि उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो भी एनसिबल के नाम से है। तो एनसिबल स्पेस, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमने किन सिस्टम्स पे को टास्क एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पे एक हो सकता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लोकल होस्ट का मतलब ये है कि यार मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूं मैं उसी पे काम करना चाहता हूँ। इसका जो टारगेट सिस्टम है वो वही है जिस पे मैं काम कर, यानी कि कंट्रोल पे ही मैं काम करना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे लोकल होस्ट होस्ट लिख दिया जाए। एक तरीका यहाँ ये है कि यहाँ पे आल लिखा जाए। आल का मतलब है सब कुछ। जब मैं आल लिखूंगा तो ये जिस फाइल को रीड करेगा, वो ये होस्ट वाली फाइल है, इसको रीड करेगा। तो इसके अंदर जो भी डेफिनेशन होगी, उन सिस्टम्स को ये पढ़ लेगा, रीड कर लेगा, और बता देगा हमें कि कौन कौन से सिस्टम इसमें अवेलेबल है। ठीक है जी। यहाँ तक जी क्लियरिटी मास्टर। है या नहीं है? ऑल में वो सब, वो जो होस्ट फाइल में है, वो सारे पिक कर लेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑल में है क्या? ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि जो ऑल है उसमें कुछ है? सर कैट करके देख लें, या नैनो से एडिट करके देख लें। यार वो तो एक अलग मेथड है ना, कि मैं डायरेक्टली फाइल को खोल के देखूंगा। तो एनसिबल के थ्रू कोई मेथड नहीं है कि मैं देखूंगा ऑल के अंदर क्या है। तो एनसिबल और सिर्फ ऑल कर दूं तो ये कुछ बताएगा? वो कह रहा है यार कुछ बताओ कि तुम क्या देखना चाहते हो, कोई ऑप्शन बताओ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एनसिबल से मैंने कहा कि सभी होस्ट जो इन्वेंटरी फाइल में लिखे हुए हैं उन पे जाओ। ठीक है, और एक काम करके आओ। अब काम करने के लिए मैंने आल बताया है, तो एक ऑप्शन होता है एम का, -M। अभी हम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, चलें, खैर उससे पहले हम जो है एनसिबल की इसको इन्वेंटरी को देख लेते हैं। एक मिनट यार, एक कॉल आ रही है, होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि हम कैसे देखेंगे कि जो हमने फाइल में लिखा है, जो हमने डेटाबेस बनाई है सिस्टम की, जहाँ पे हमारे सिस्टम मेंशन होंगे, उसको कैसे व्यू करें। तो एनसिबल कहता है कि यार आपको फाइल को डायरेक्टली खोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आल लिखें, तो सारे लिस्ट होस्ट दिखाओ, लेकिन कहाँ कहाँ से। तो एक पैरामीटर है इसके साथ, हाइफन हाइफन लिस्ट डैश होस्ट। तो वो कहता है कि यार प्रोवाइडेड होस्ट लिस्ट इज एम्प्टी, ओनली लोकल होस्ट इज अवेलेबल, नोट दैट इम्प्लिसिट लोकल होस्ट डज नॉट मैच ऑल। अब ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर मैं यहाँ पे इसी का एक डुप्लीकेट सेशन खोल लूँ, डुप्लीकेट टैब इसमें कंट्रोलर की, कनेक्ट हो जा भाई।
तो यहाँ पे देखते हैं कैट स्लैश ई टी सी एनसीबल, और एनसीबल में एनसीबल डॉट सी एफ जी। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ पैरामीटर्स आ रहे हैं इसके, जो डिफ़ॉल्ट हार्ड कोडेड इसके साथ पैरामीटर हैं इसके। और इन्हीं पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में इसमें लिखा होगा कि जब कोई लिस्ट डिफाइन ना हो तो तुम लोकल होस्ट को भी ना बता। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे कहीं देखें ये फॉल्स लिखे हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स दिखा रहे हैं इसके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे करता हूँ कैंसिल, कि नहीं मैंने इधर नहीं जाना, और क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जो होस्ट वाली फाइल है VIM स्लैश ETC और एनसिबल, और यहाँ पे जाके बल्कि हम इस जगह पे मौजूद रहते हैं और यहाँ से VIM से ओपन कर लेते हैं होस्ट वाली फाइल को। इस जगह पे ऊपर ही फर्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास सेकंड मशीन है एक, उसका IP भी देख लेते हैं। IPAS और जो मेरे पास IP है वो ये। जस्ट मैंने इसी तरह से लिखना, और कुछ लिखने की आपको नीड नहीं। मैं इसे बंद करता हूँ और वापस अपने इस टैब पे आता हूँ जहाँ से मैं देख रहा था पहले। और अब मैं कहता हूँ लिस्ट डैश होस्ट, तो वो क्या करता है, एक होस्ट मुझे दिखा देता है। ये डेफिनेशन करने का एक तरीका था। तो मैं वापस आया, मैंने इस होस्ट की फाइल को दोबारा खोला, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया होस्ट वन, होस्ट वन डॉट अब्बास हुसैन डॉट कॉम। ठीक है जी। इसको भी मैं WQ करके क्विट करता हूँ, वापस आता हूँ, फिर दोबारा वही कमांड चलाता हूँ। अब देखें वो मुझे दो होस्ट दिखा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ये जो अब्बास हुसैन डॉट कॉम के डोमेन है, इस डोमेन में सिस्टम मेरे पास होस्ट वन से लेके, एक कंप्यूटर का नाम होस्ट वन है, फिर दूसरे का होस्ट टू है, और बाकी के डोमेन नेम सेम है। तो मेरे पास होस्ट वन से लेके होस्ट 10 तक सिस्टम है। तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँ, होस्ट टू लिखूँ, फिर होस्ट थ्री लिखूँ, और लिखता चला जाऊँ। एक मेरे पास और आसान तरीका है जो इन्होंने मुझे दिया है, जो हमने यहाँ पे देखा भी था, जो कि यहाँ पे कहीं आ रहा होगा कि आप पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा पैटर्न डिफाइन इसमें। तो मैं ऐसे लिखता हूँ होस्ट, और अब मुझे पता है कि यार होस्ट टू से लेके मेरे पास सिस्टम कहाँ तक है, होस्ट 15 तक है लेट से। तो मैं इसको ब्रेसिस के अंदर ले जाऊंगा, या ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा इस तरीके से। तो ये मेरी रेंज डिफाइन होगी एक होस्ट टू से लेके 15 तक, यानी कि पहले टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फोर, और अप टू कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट अब्बास हुसैन डॉट कॉम, और यहाँ से स्केप WQ, वापस अपने स्टेप पे आए, और अब मैं दोबारा लिस्ट करके देखता हूँ, तो ये देखें उसने वन से लेके 15 तक कर दी। मैं फिर अपनी वापस इन्वेंट्री की फाइल पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार अब मुझे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम टू से लेके 15 तक है, ये लेट से मैंने ERP के डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, और होस्ट वन जो है वो मैंने कहा हुआ है कि यार ये सिर्फ सिस्टम एडमिन का सिस्टम है। तो जब मैं यहाँ पे एनसीबल को बताऊंगा कि तुमको टास्क कर दो, कोई काम कर दो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कहता हूँ कि यार एनसीबल तुम एक काम करो, सभी सिस्टम्स पे जाओ, और तुम एक काम करना, तुम्हें एक टास्क देता हूँ, टास्क तुमने क्या करना है, पिंग करना है। तो पिंग इज
समथिंग टास्क जो अप्लाई कहाँ पे होगा, ऑल सिस्टम्स पे। मैं एंटर करता हूँ तो अच्छा, ये उसने कनेक्शन बनाने की कोशिश की लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। वो भी मुझे बता रहा है कि सारे सिस्टम्स को पिंग करेगा। ये देखें, होस्ट 5, 9, 10, 13 अप टू 15 और 20 जहाँ तक हमने रेंज दी सब पे जाएगा और बताएगा कि मैं तो इनसे बात नहीं कर रहा, रीचेबल नहीं है या एसएसएच के थ्रू रीचेबल नहीं है। इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ एरर्स आर वार्निंग्स। तो प्रॉब्लम ये है कि यार समटाइम मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने सिर्फ इन सिस्टम्स में नहीं चलाना, मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ईआरपी के सिस्टम्स पे चल जाए। तो मुझे अपनी इन्वेंटरी फाइल में ईआरपी को भी बताना पड़ेगा, कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, तक मुझे पता चल जाए कि यार मेरे ईआरपी के सिस्टम सिर्फ ये हैं। तो उसके लिए एंसिबल ने जो फैसिलिटी दी है वो ये है कि इन्वेंटरी फाइल को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर, ग्रुप बना लो। तो ग्रुप बनाने का क्या तरीका है जी? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक ग्रुप डिफाइन कर लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम ईआरपी। ठीक है। तो जब मैं आल लिखूंगा, मैं कहूंगा आल, मिसाल के तौर पे एक हम क्या लेते हैं, आईटी कर लेते हैं कि मेरे एक आईटी का ग्रुप बना लिया हमने और एक ईआरपी का बना लिया। ठीक है। इसको मैं डब्ल्यू क्यू करता हूँ क्विट। अभी मैं जाके एनसिबल से कहूंगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आना था, इसमें मैं इसे कहूंगा कि यार तुम एक काम करो, सिर्फ आईटी का सिस्टम पिंग करके देखो। तो अब मैंने सिर्फ एक सिस्टम की डेफिनेशन बताई, उसने host1.abbashusain.com को पिंग करने की कोशिश की, नहीं हुआ पिंग। उसने जवाब बता दिया कि सॉरी नहीं कर सकता। उसने सभी सिस्टम्स को अप्लाई करके नहीं देखने की कोशिश की। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आर लिख दूं तो फिर ये क्या करेगा, सभी सिस्टम पे चलाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ईआरपी लिख दूं तो अब ये ईआरपी के सिस्टम्स को देखेगा। और अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दूं तो फिर ये जो कंट्रोलर है उसको अपने आप को पिंग करने की कोशिश करेगा। तो वो पिंग हो रहा है, वो अपने आप को पिंग करके देख पा रहा है, इसलिए उसने फौरन बताया कि मैंने सक्सेस कर लिया है। और रिजल्ट दिया है मुझे पिंग पोंग, ये इको रिक्वेस्ट का जो जवाब होता है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है जो लिखा मेरे सामने आ रहा है कि लोकल होस्ट को मैंने सक्सेस कर लिया, चेंज फॉल्स पिंग पोंग, ये कहीं पे लिखा हुआ है? जहां पे लिखा हुआ है ना, तो लिखने वाले ने एक प्रोग्राम बनाया पिंग के नाम से। और एनसिबल की जुबान में हम इस प्रोग्राम को, अब मैं आ जाता हूँ अपनी वापस स्क्रीन पे, यहाँ पे ubuntu की मशीन में एनसिबल में जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यूजर ऐड करना है तो उसका प्रोग्राम, आपने किसी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसका प्रोग्राम, उनको एनसिबल की जुबान में ना मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिस लैंग्वेज में बने हैं वो है पाइथन। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब मैं अपने कंट्रोलर पे, लेट्स यहीं से, ये मैंने इसको एक्सेस भी किया हुआ, सॉरी, यहीं से जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, एनसिबल ऑल हाइफन एम का मतलब है कि अब मैं किसी मॉड्यूल को कॉल करूंगा। तो जब मैंने मॉड्यूल को कॉल किया तो मैंने कहा यार पिंग का मॉड्यूल चला के देखो। लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार तुम सारे सिस्टम पे ना चलाना, अपने आप पे चला के देखो लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट का आपको पता है कि ये वही सिस्टम होता है जिस पे आप बैठे होते हो। तो उसने फौरन मुझे रिस्पॉन्स कर दिया। ये जो पिंग का मॉड्यूल है, जब हम एनसिबल इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इस बंदे ने प्रोग्राम लिखा होता है, ये हमारे सिस्टम में कहीं स्टोर हो जाता है। तो ये एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पता है कि मैंने अपने मॉड्यूल्स को कहाँ से उठा के लेके आना है, जब कोई बंदा यहाँ पे मेंशन करेगा तो। और इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। तो एक और कमांड है एनसिबल डैश डॉक हाइफन एल कर लें आप। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी मॉड्यूल्स अभी तक अवेलेबल हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। और इस सिस्टम में कहीं पड़े भी होते हैं। क्यू से मैं वापस आ जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से लिस्ट करके देखूं, पाइप
और ग्रिप कर लो सिर्फ पिंग को, तो ये पिंग के बारे में भी बता देगा। तो ये देखें यहाँ पे पिंग आ रहा है और कह रहा है जी टेस्ट रीचेबल। इसके बारे में फर्दर डिटेल पढ़नी है आपने इस मॉड्यूल के बारे में कि ये क्या है, तो आप हाइफन डॉक और यहाँ पे सिर्फ पिंग लिख देंगे, PING पिंग। तो अब ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही खोल देगा जैसे कि हम नॉर्मली मैनुअल्स देखते हैं किसी कमांड के। अभी इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। हम बात कर रहे थे अपनी इन्वेंट्री फाइल। तो चूंकि मैं साथ साथ कमांड भी चला के दिखा रहा हूँ आपको, तो मे बी समटाइम यू मे कंफ्यूज कि यार ये हाइफन एम का क्या मतलब होता है। तो हाइफन एम का मतलब है कि यार अब इसके बाद में जो भी वैल्यू लिखूंगा वो किसी ना किसी मॉड्यूल का नाम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि मॉड्यूल कौन सा है। तो मैंने लिस्ट आपको दिखा दी है कि जब एनसीपल इंस्टॉल होती है तो उसके साथ जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि अराउंड थाउजेंड्स में इस टाइम, हर काम के लिए मॉड्यूल है, हर काम के लिए मॉड्यूल है। तो जब आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप जॉब कर रहे हो, लेट्स से आप उसमें लिनक्स के इन्वायरमेंट में जॉब कर रहे हो, तो आपकी डेली जॉब जॉब होती है, उसमें कोई ना कोई आप मॉड्यूल यूज करोगे। तो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक लेट्स से आपको 20 या 30 मॉड्यूल याद हो गए, उन पे जिस पे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, फिर किसी और कंपनी में आप चले गए, वहां पे हो सकता है विंडोज का इन्वायरमेंट हो, तो आप 20 से 30 क्या करोगे, विंडोज के इन्वायरमेंट के मॉड्यूल्स पढ़ लोगे, याद कर लो। हाँ, ये आप बात ठीक कर रहे हो कि समथिंग लाइक वी कैन से दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिनको हम कॉल करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं, उसके बेस पे हमें रिजल्ट मिलता है। तो अभी वापस इन्वेंट्री फाइल पे आते हैं जी। इन्वेंट्री फाइल को हम लिस्ट करके देख रहे थे। अभी मेरे पास ये सिस्टम है और इसको भी मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, और CD/PTC यहाँ पे आके मैं होस्ट वाली फाइल में, उसी में VIM होस्ट। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ग्रुप बनाए हैं। तो अगर एक और तरीका है कि यार अगर कोई सिस्टम किसी ग्रुप का पार्टी ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनसिबल जो अभी क्यूरी करके हम देख रहे थे यहाँ पे पीछे मोबाइल एक्सट्रीम की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे लिख देंगे अनग्रुप्ड हाइफन हाइफन लिस्ट डैश होस्ट। तो ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम जिस जो किसी ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं, उसे अगर आपने देखना हो तो आप एनसिबल के सामने अनग्रुप्ड लिख देंगे, यानी कि वो सारे होस्ट दिखाओ जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं। तो दिस इज समथिंग लाइक कि आपने कोई इन्वेंटरी फाइल में से कुछ चीज़ों को क्यूरी करके देखना हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये तो डिफॉल्ट फाइल है। तो जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो आप डिफॉल्ट चीज़ों को एज इट इज रहने देते हैं, बल्कि आप अपनी कस्टम फाइलें बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी लोकेशन पे PWD करता हूँ, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे वापस आता हूँ अपने सिस्टम पे, क्यों क्विट किया मैंने। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार VIM माई इन्वेंट्री, मैं लेट से कर देता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ एक, इंसर्ट मोड में जाके एक मैं ग्रुप कर देता हूँ सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार मुझे मेरे कुछ सिस्टम्स हैं, लेट से मेरे सिस्टम स्टार्ट होते हैं 192.168। अब यहाँ पे फिर अगेन रेंज की बात आ जाएगी। आप कहते हो मेरे 10.1 से लेके सिस्टम है, लेट से आपकी रेंज है 192.168.10 लेट से 100 है। तो अब आप ऐसे नहीं लिखोगे, बल्कि आप क्या करोगे, यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दो इस तरीके से, 1:लेट से 20, इस तरीके से आप रेंज डिफाइन कर दो। अच्छा, अब आप ये कहते हो कि यार
आपके 10 सिस्टम तो ऐसे हैं, लेकिन 20 सिस्टम, और 20 सिस्टम आपके पास और भी हैं। जैसे आप कहते हो 168, और यहाँ पे 20 से उनकी सीरीज स्टार्ट होती है। तो आप कहोगे ओके, 20 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होती है जी? लेट से आपने कहा कि 30 तक जाती है। और फिर आपने कहा कि अच्छा ठीक है, इसके बाद भी तो एक आईपी आएगा ना, डॉट। तो मैं कहता हूँ कि यार 20.1, 20.2, 20.30 और अप टू कहाँ पे 254 तक जाए। और जब ये आईपी भी खत्म हो जाए तो फिर वो 21.1, 21.2 यहाँ इस रेंज में चला जाए। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, तो मैं फिर यहाँ पे दूसरी रेंज डिफाइन कर दूंगा कि 1 से लेके कहाँ तक जाए, 254 तक जाए। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रिपीटेटिव आप पूरा सबनेट भी डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये एक रेंज डिफाइन कर दी। फिर मैंने दूसरा कहा कि यार मेरा एक आर एंड आर आर डी का डिपार्टमेंट है, लेट्स से आर एंड डी का। आर एंड डी, मुझे ये नहीं पता कि वैसे ईआरपी लिख देते हैं, चलो जी। ईआरपी का डिपार्टमेंट है जिसमें सिस्टम सारे डोमेन पे है। मैं कहता हूँ सिस्टम 01 से लेके, अब मैं क्या करूँगा, 0 और 1 से लेके मैं कहता हूँ 20 तक मेरे सिस्टम है, या 15 तक सिस्टम है, लेट से डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम का हिस्सा है, जो कि ईआरपी के लोग हैं। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक और ग्रुप भी है, जो मैं कहता हूँ माई टीम का एक ग्रुप है। अब मसला ये है कि जो सॉफ्टवेयर वाले बंदे हैं वो भी माई टीम का हिस्सा है, और जो ईआरपी वाले हैं वो भी माई टीम का हिस्सा है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप लेवल पे ग्रुप क्रिएट करते हो जिसके अंदर आपके जो सब छोटे ग्रुप हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी की हायरार्की क्या होती है कि कंपनी, एक पूरी कंपनी होती है, फिर कंपनी के मल्टीपल डिवीजन होती हैं, और डिवीजन के फिर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी की मुकम्मल टीम को कॉल कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर कॉलिंग द नेम ऑफ कंपनी। और जब किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात करते हो तो फिर आप कहते हो कि यार इस कंपनी का ये वाला डिपार्टमेंट। तो माई टीम के साथ अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यार इसके चिल्ड्रन भी एग्जिस्ट करते हैं, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यार इसका एक चिल्ड्रन तो है ईआरपी डिपार्टमेंट, और एक चिल्ड्रन है इसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। तो अब अगर कोई काम मैंने करना हो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे, तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम लिख दूंगा। और अगर कोई काम मैंने करना हो ईआरपी के डिपार्टमेंट पे, तो ईआरपी का नाम लिख दूंगा। और अगर मुझे सब पे अप्लाई करना है तो मुझे ईआरपी और सॉफ्टवेयर इकट्ठा लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा, माई टीम। क्योंकि मैंने माई टीम में कहीं बताया हुआ है कि इसके दो चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं जो कि अलग से ग्रुप्स हैं। लेट्स सी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए की कि यू कुड सी यार, जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ लिस्ट डैश अनग्रुप्ड, या मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, लेट्स अभी भी आर लिखता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये तो abbas1.com, abbas1.com को उठा के लेके आ रहा है, जबकि मैंने तो कहीं डिफाइन किया है कि यार ये example.com पे डोमेन है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हार्ड कोड है कि तुमने /etc एनसिबल के अंदर जाके होस्ट की फाइल को देखना है, उसमें जो डेफिनेशन होगी तुम उन पे टास्क कर देना। बट नाउ आई वांट टू इंक्लूड माय कस्टम फाइल, तो हाइफन आई से क्या कर सकते हैं आप, जो माई इन्वेंटरी की फाइल थी उसे बता सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार मुझे, वो रूट के अंदर माई इन्वेंटरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, नहीं मिल रही। तो मैं इसे पूरा पाथ बता देता हूँ कि नहीं यार, मैंने तो फाइल रखी हुई है यहाँ पे, /etc में जाओ, और एनसीबल के अंदर जाके यहाँ पे देखो माई इन्वेंटरी की फाइल। तो अब देखें, ये फौरन उस फाइल को ढूंढ के ले आया जिसके अंदर मैंने रेंजेस डिफाइन। क्यों? अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है
कि यार इसने ये वाला मैसेज क्यों दिया ऊपर, जब मैंने ऐसे लिखा तो इसने ये क्यों मैसेज दिया कि अनेबल टू पास स्लैश रूट माई इन्वेंट्री। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेसिकली रूट के यूजर के अंदर ये माई इन्वेंट्री की फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसे ये वाली कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट उसने ऐसा करने की कोशिश की। अच्छा, ऐसा करने की कोशिश की, उसके पीछे भी एक रीजन है। तो हमने ये भी तलाश करना है कि उस रीजन को कैसे खत्म किया जाए या उसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अगर आपसे कोई कस्टम फाइल कहे कि यार आप अपनी इन्वेंटरी की फाइल क्रिएट कर लो, ग्रुप क्रिएट करो, चाइल्ड क्रिएट करो, रेंज डिफाइन करो, तो यू आर एबल टू डिफाइन दैट रेंज। ऐसे ही है जी। अब जब मैं आपसे कहता हूँ कि यार तुम चार सिस्टम बना लेना अपने पास, तीन आपके मैनेज नोड हो जाएंगे और एक आपका कंट्रोलर हो जाएगा, उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी तरफ से कहा एक ग्रुप में डेवऑप का ग्रुप बना लेता हूँ, और एक ग्रुप बना लेता हूँ लेट से मैं ओपीटी का, जो कि मेरे ऑपरेशंस का होगा। तो कभी मैं को टास्क दोनों पे अप्लाई कर दिया करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक टीम के नाम से ग्रुप बना लूंगा, जिस टीम में क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कॉल कर लूंगा एज ए चिल्ड्रन। और अगर मुझे सिर्फ डेवऑप पे काम करना है तो इस पे कर लूंगा, ओपीटी पे करना है तो काम इस पे कर, और सब पे काम करना है तो मैं टीम पे काम कर लूंगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप तीन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपनी इन्वेंट्री की फाइल को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अब हमने रेंज डिफाइन करना भी सीख लिया, हमने ग्रुप बनाना भी सीख लिया इन्वेंट्री फाइल के अंदर, और हमने अनग्रुप्ड को भी देख लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जा सकता है कि यार अगर आपने सिर्फ आईपी लिखने हो तो कहाँ लिखेंगे। मिसाल के तौर पे यू कुड हैव वन क्वेश्चन, जो कि आपका होना चाहिए था कि यार क्या मैं इस ग्रुप के नीचे आईपी लिख सकता हूँ, तो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इट विल कंटेन सब ग्रुप्स। तो क्या मैं यहाँ पे आईपी लिख सकता हूँ, यस जी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आईपी जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो, आप क्या करते हो, नॉर्मली उनको टॉप पे मेंशन कर देते हो यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 10.100.10.1 लिख दिया। अब ये एक ऐसा आईपी जो अनग्रुप्ड आईपी है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में होंगे तो आप आईपी ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रियल आईपी डालेंगे जो जिनके ऊपर आपने काम करना है। तो मैं अपनी इस फाइल में, या बल्कि जो मेरी जो डिफॉल्ट फाइल है, इसको मैं क्विट कर लेता हूँ। और यहाँ पे होस्ट वाली फाइल जो है, वीआईएम होस्ट, इस फाइल के अंदर मैंने एक ही आईपी डिफाइन किया है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इस आईपी को मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट मोड में जाके एक ग्रुप में डिफाइन कर लेता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ DEV OPS DevOps। और बाकी जो ग्रुप है मेरे, अस्केप और DD, तो ये इसको डिलीट कर देगा, ये भी DD से मुराद है डिलीट करो इस लाइन को। तो अब मेरे पास टोटल एक ही आईपी अवेलेबल है, जो कि मेरे मैनेज नोड का आईपी, रियल आईपी जो कि काम भी करता है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंसिबल, बात करो डेव ऑप्स में से -m पिंग करके देखो। जैसे मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझसे SSH के थ्रू से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये मुझसे वो की के लिए, आपको पता, फर्स्ट टाइम मांगता है। मैंने इसे यस किया, कनेक्ट किया, और उसने कहा नहीं जी मैं इससे बात नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों बात नहीं कर सकता, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो एक मिनट, एक हम एक काम करते हैं,